दोस्तों, जो लोग फिल्म कालिंगा की मेकिंग में शामिल थे और जिन्होंने ये फिल्म देखी है, इनका मानना है कि दिलीप कुमार के डायरेक्शन में ये एक ऐसी फिल्म थी, अगर रिलीज हो जाती तो ब्लॉकबस्टर हो जाती और नए कलाकारों के लिए ये एक मार्गदर्शन बन जाती। इस फिल्म को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में अफवाहें तो बहुत उड़ी, मगर हकीकत पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है कि इसको रिलीज होना क्यों नसीब ना हुआ। दरअसल ये फिल्म एक लीजेंड अदाकार और एक कच्चे कान वाले प्रोड्यूसर की अना के दरमियान मसला बन गई थी। पिछले दिनों मेरी नज़र से एक उर्दू मैगजीन गुजरी जिसके लिखने वाले एक कश्मीरी राइटर और डायरेक्टर हैं जिनका नाम दीपक कौल है और जिन्होंने कई साल दिलीप कुमार के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। इनका असली नाम तो दीपक कंवल है, लेकिन दिलीप कुमार इन्हें कौल साहब के नाम से पुकारते थे। ये साहब कालिंगा फिल्म के स्टाफ में शामिल थे क्योंकि ये उर्दू के राइटर थे। दिलीप साहब अपने डायलॉग और स्क्रिप्ट उर्दू में लिखवाते थे, इसलिए इन्हें हमेशा अपने पास रखते। इनकी ये किताब सन 2008 में पाकिस्तान से शाई हुई थी। कौल साहब उस वक्त से दिलीप कुमार के साथ जुड़े हुए थे जब कालिंगा की शूटिंग के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे थे। उन्होंने कालिंगा के बंद होने की बातें अपनी किताब में शेयर की हैं। वो लिखते हैं, प्रोड्यूसर बुकाड़े ने इससे पहले दिलीप कुमार के साथ फिल्म बना चुके थे और दिलीप कुमार से इनके अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन भला हो इन चमचों का जिन्होंने सुधाकर बुकाड़े को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि फिल्म कालिंगा 90% कंप्लीट होने के बाद डब्बे में बंद हो गई। ये कहानी एक ईमानदार जज की थी जो जिंदगी भर ईमानदारी से नौकरी करने के बाद जब रिटायर होता है तो इसके दो बेटे इसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, जिसकी वजह से इसका जीना मुश्किल हो जाता है। तंग आकर वो अपने बेटों को सबक सिखाने पर मजबूर हो जाता है। फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, राजकुमार, अमजद खान, राज किरण के अलावा और बहुत से भी शामिल थे और दिलीप कुमार इसमें डबल रोल कर रहे थे। इसके डायरेक्टर भी दिलीप कुमार थे। इनके साथ एक असिस्टेंट भी थे जिनका नाम ए सलाम था, लेकिन ए सलाम अपने आप को ऐसा पोस्ट करने लगे कि वो कोई मदर इंडिया या मुगल आजम फिल्म बना चुके थे। एक सीन को लेकर दिलीप कुमार और ए सलाम में बहस हो गई और उन्होंने एक सीन पर दिलीप कुमार के सामने ये कहा कि ये सीन वाहियात है, इसे फिल्म से निकाल दो। इस पर दिलीप कुमार ने कहा, वाहियात ये सीन नहीं, आप हैं, आपको निकाला जाएगा। सलाम साहब कुछ पेशावरी पठान से ज़्यादा ही पंगा ले बैठे। वो ये भूल गए कि इस फिल्म के डायरेक्टर वो नहीं दिलीप कुमार हैं, जिसकी वजह से दोबारा दिलीप साहब के सामने जाने की इन्हें हिम्मत नहीं हुई। फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार के आखिरी दिनों में बहुत से दुश्मन पैदा हो चुके थे जो इनकी शोहरत से जलते और हर तरह इनके खिलाफ अफवाहें फैलाकर बुकाड़े के कान दिलीप कुमार के खिलाफ भरते रहते, जिसका इतराफ़ फिल्म डब्बों में जाने के बाद सुधाकर बुकाड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद किया था। गर्ज कुछ दिनों के बाद सनी देओल ने भी कमर दर्द के बहाने से फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जैकी श्रॉफ को लेने की बात की गई, लेकिन उसने भी मना कर दिया। फिर दिलीप साहब के एक पंजाबी दोस्त की सिफारिश पर मुकुल देव को फिल्म में हीरो लिया गया, जिसकी ना सूरत हीरो जैसी थी और ना आवाज़ और ना ही इसे एक्टिंग आती थी। पता नहीं दिलीप कुमार ने क्या सोचकर इसे हीरो का रोल दे दिया था। और उधर मीनाक्षी भी हीरो की तब्दीली से खुश नहीं थी। जाहिर है कहाँ सनी देओल और कहाँ जैकी श्रॉफ और कहाँ ये मुकुल देव। शूटिंग के लिए जब पूरी टीम दिलीप कुमार समेत जयपुर पहुंची तो दिलीप साहब की गैर मौजूदगी में हासिदम ने सुधाकर बुकाड़े के कान भर दिए, जिसकी वजह से मुंबई से सुधाकर बुकाड़े की तरफ से खबर आई कि फिल्म की शूटिंग के लिए खर्चे के पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। दिलीप कुमार दमबखूद रह गए। शूटिंग कैंसिल होती तो 200 के करीब स्टाफ के सामने इनकी इज्जत चली जाती। वो उसी वक्त प्लेन के ज़रिए मुंबई गए और अपने साथ सुधाकर बुकाड़े को लेकर अपने एक दोस्त के घर गए और उनसे लाखों रुपये दिलवाए और दूसरी फ्लाइट से जयपुर वापस आ गए। शूटिंग सुबह सूरज निकलने से पहले करना था और सीन में धुएं के इफेक्ट के लिए मशीन नहीं लाई गई थी, तो दिलीप कुमार ने कहा कि लकड़ी जलाकर धुएं का इफेक्ट पैदा किया जाए। इस तरह जब धुएं की इफेक्ट के लिए लकड़ी जलाई गई तो दिलीप कुमार की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टरों ने 2 दिन आराम का मशवरा दिया, लेकिन दिलीप कुमार इसी हालत में शूटिंग करने पहुंच गए। अभी कुछ शूटिंग बाकी थी कि राज किरण अचानक गायब हो गया, जिसे दिलीप साहब अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसे अमेरिका में ढूंढ निकाला और इसका इलाज भी करवाया। कालिंगा 90% मुकम्मल हो चुकी थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार का भी लाखों रुपया लग चुका था। तब सुधाकर बुकाड़े ने लोगों के कहने में आकर दिलीप कुमार से पंगा लेना शुरू किया। इसे मालूम नहीं था दिलीप कुमार जब किसी से नाराज़ होते हैं तो इन्हें मनाना मुश्किल होता है, इसके लिए वो लाखों का नुकसान भी होता तो परवाह न करते। फिल्म बंद हो गई।
सुधाकर बोकाडे ने दिलीप कुमार के खिलाफ बहुत कुछ इल्ज़ामात लगाए, जिसके जवाब में राज बब्बर, किरण कुमार के अलावा स्टाफ के सारे मेंबरों ने एक साथ एक टीवी पर इंटरव्यू देकर सुधाकर बोकाडे के इल्ज़ामात को गलत साबित कर दिया। अब वो फाइनेंसर के नशे में आ गया था। इस फिल्म के बंद होने और दिलीप कुमार से झगड़ा मोल लेने के बाद फाइनेंसरों को सुधाकर पर एतबार नहीं रहा। सबके सब पैसों का तकाजा करने लगे। इसकी जो भी फिल्में तैयार थी, इसके फाइनेंसरों ने भी हाथ खींच लिया। जब चारों तरफ से मुसीबत आन पड़ी तो इसके होश ठिकाने आ गए, तो इसने फिर दिलीप कुमार से माफ़ी मांगने का इरादा कर लिया। इनके साथ ईद पर खाना भी खाया और दिलीप कुमार ने इस शर्त पर इससे माफ़ किया कि वो लिखकर माफ़ी मांगे। सुधाकर पहले तो मान गए, फिर इस मामले को लटका दिया और दिलीप कुमार पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने फिल्म को ओवर बजट कर दिया है। जब इस फिल्म के अखराजात देखे गए तो उस वक्त कोई सी ग्रेड फिल्म भी 1.5 करोड़ में बनती थी, जबकि इतनी बड़ी फिल्म दिलीप साहब ने सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख में बनाया था, जिसमें इनका अपना भी 40 लाख फंसा हुआ था। इस तरह सुधाकर का ये इल्ज़ाम भी झूठ साबित हो गया। इस बीच दुबई से एक सरमाएकार ने दिलीप साहब को पेशकश की कि वो 7 करोड़ नकद मुझसे ले लें और फिल्म से सुधाकर को अलग करके अपने बैनर तले मुकम्मल करें, और अगर फिल्म चले तो पैसा वापस करें, वरना फिल्म ना चले तो पैसा भूल जाएं। अगर कोई लालची इंसान होता तो इस पेशकश को फौरी कबूल कर लेता, मगर दिलीप साहब ने ये कहकर ये पेशकश ठुकरा दी कि मैं सुधाकर को धोखा नहीं दे सकता। फिल्म की शूटिंग के दौरान आर्टिस्टों को पेमेंट देने के लिए सुधाकर इनकार कर देते तो दिलीप साहब अपने घर से पैसे मंगवाकर पेमेंट करवाते। दिलीप कुमार ने इस फिल्म के एक एक फिल्म को अपने खून से सींचा था, और जब तक इस फिल्म की शूटिंग चलती रही वो दिन रात उठते बैठते कालिंगा इनके दिमाग पर छाई हुई थी। फिल्म के दौरान कई बार दिलीप साहब को अपने मिजाज के बरअक्स प्रोड्यूसर से कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन आखिरकार हालात इतने ख़राब हो गए कि दिलीप कुमार को इस प्रोड्यूसर बार बार वादा खिलाफ़ी की वजह से नफ़रत हो गई। और जब फिल्म का एक स्पेशल शो रखा गया था, सब ने फिल्म की तारीफ़ की। इसके बावजूद देवानंद के भाई विजयानंद ने सुधाकर बोकाडे से कहा कि फिल्म बकवास है, नहीं चलेगी, तो उसने फिर दिलीप कुमार के खिलाफ मीडिया में बोलना शुरू किया और दिलीप कुमार ने दोबारा फिल्म की तरफ मुड़कर न देखा। हमेशा के लिए इस फिल्म की तरफ से मुंह मोड़ लिया, जबकि खुद इनका 40-45 लाख भी इसमें डूब गया और एक शाहकार फिल्म हमेशा के लिए डब्बों में बंद हो गई। ऐसा लगता है एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए इस फिल्म को और फिल्म आग का दरिया को रिलीज़ नहीं होने दिया गया, वरना क्या वजह है कि कालिंगा 90% फिल्म बनने के बावजूद इस फिल्म का कोई क्लिप्स या कोई तस्वीर तक दस्तयाब नहीं है। कुछ साल पहले संगीता आहिर नामी एक खातून ने, जिनके पास इस फिल्म के राइट्स हैं, ने दावा किया था कि फ़िल्म के प्रिंट महफूज हैं और बहुत जल्द फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन इस दावे पर अमल ना हो सका। सुधाकर बोकाडे ने जो गलतियाँ की, इसकी वजह से जिन बुरे फाइनेंशियल हालात का सामना इन्हें करना पड़ा, इसकी वजह से जल्द ही वो दुनिया से सिधार गए। दिलीप कुमार ने अपनी मौत तक इस फिल्म का जिक्र तक नहीं किया और ये फिल्म हमेशा के लिए गुमनामी में चली गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।